Hello student, how are you? In our previous video, we are starting our 13th chapter Oceanic Water. इस चैप्टर में बहुत से स्टूडेंट की क्वेरी आ रही थी कि ये चैप्टर हमें समझ में नहीं आ रहा, वीडियो लॉन्ग हो गई, आप बोर हो गए, बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई इसके अंदर। हम इस चैप्टर को स्टार्टिंग से रिपीट करेंगे और 15-15 मिनट की इसकी 3 वीडियो बनाएंगे। जिसको भी जहां से समझ में नहीं आया आप वहां से इस चैप्टर को देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम इस टॉपिक को स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। 13 चैप्टर को बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हैं। जिसको स्टार्टिंग से भी समझ में नहीं आया ये वो फर्स्ट वीडियो देख सकता है। हमारा चैप्टर का नेम है वाटर, ओशियन वाटर। हम वाटर से क्या समझते हैं? हमारी जनरल लाइफ में वाटर के बिना जीवन संभव ही नहीं है। हम सोच भी नहीं सकते कि वाटर के बिना हमारा जीवन कैसे होगा। इस वाटर पे ही पेड़ पौधे, वेजिटेशन, एग्रीकल्चर, जीव जंतु सब कुछ इस वाटर पे डिपेंड है। हर एक काम जिंदगी में वाटर के बिना नहीं हो सकता। ना ही कोई प्रकृति होगी, ना ही कोई वनस्पति होगी वाटर के बिना। और ये वाटर केवल अर्थ पर मिलता है, इसलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है? ये सर्कुलेशन ऑफ वाटर होता है ऑन अर्थ सरफेस फ्रॉम इन वेरियस फॉर्म। कई फॉर्म में वाटर का चेंज होना, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, उसके अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, उसके नेचर के अकॉर्डिंग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहलाता है। ओशियन से वाटर एवोपरेट होके एटमॉस्फेयर में जाता है। एटमॉस्फेयर से फिर वही वाटर कंडेंसन होकर हमारे अर्थ सरफेस पे गिरता है। अर्थ सरफेस पे वो नदी नालों के द्वारा, इवोपरेशन के द्वारा वो वही वाटर फिर वापस ओशियन में चला जाता है। इस प्रकार ये एक साइकिल चलता रहता है। वाटर ओशियन पे आया, ओशियन से एटमॉस्फेयर पे गया, एटमॉस्फेयर से फिर लैंड पे गया। इस प्रकार ये वाटर, ये लैंड, ये एटमॉस्फेयर, इसका डायग्राम भी दे रखा है आपकी बुक में। आप उसको अच्छी तरह से देखें, वो बनाना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये वाटर क्या है? एक साइक्लिक रिसोर्स है। इसको एक बार यूज किया फिर इसके बाद में दोबारा भी यूज कर सकते हैं। बिलियन और ईयर से ये लगातार साइकिल चल रही है ऐसे ही। ओशियन से एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से लैंड, लैंड से ओशियन। वाटर क्या है कि सभी जगह पे एक समान नहीं मिलता। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पे वाटर हमें अधिक मिलेगा, कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पे हमें वाटर बहुत कम मिलेगा। और इसी के आधार पर ये एटमॉस्फेयर में होता है। पोलर रीजन पे कम मिलेगा, ट्रॉपिक रीजन पे हमें वाटर ज्यादा मिलेगा, डेजर्ट एरिया में हमें वाटर कम मिलेगा। और अब हम करते हैं वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन। टोटल हमारे जो अर्थ सरफेस है, ग्लोब है, ग्लोब पे ग्लोब को हम 2 भागों में बांटे। एक होगा लैंड सरफेस, एक होगा वाटरलैंड एरिया। ग्लोब के ऊपर 71% है, वो है वाटर सरफेस। और जो 29% है वो है लैंड सरफेस। हमारे पृथ्वी पे सबसे ज्यादा कुछ है तो वो है वाटर। वाटर के सिवा हमारे अर्थ पे कुछ भी ज्यादा नहीं है। लेकिन भविष्य काल में फिर भी इसके ऊपर ऐसा माना जा रहा है कि वाटर की कमी होगी। वो किस कारण? कि वाटर है वो बहुत ही लिमिटेड है। जो फ्रेश वाटर है जिसको हम यूज कर सकते हैं वो बहुत ही लिमिटेड है। और जो खारा सलाइन वाटर है वो हमें बहुत ज्यादा मिलता है ओशियन में। इसलिए हमारे अर्थ में सबसे ज्यादा वाटर है वो है 71% ओशियन के अंदर।
अब हम डिवाइड करेंगे कि हमारे पास कितना वाटर है जो सलाइन है, कितना है वो फ्रेश है। इस 71% का आगे भी जो डिवाइड होगा हम उसका वाटर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। जैसे कि मान लिया हमारे अर्थ में 100% वाटर है, मीन हमारे पास जितना भी वाटर है उसका 100% के अनुसार उसके अकॉर्डिंग में बांटेंगे। ओशियन वाटर, ओशियन में कितना वाटर है 97% टोटल का। और बात करते हैं आइस कैप और ग्लेशियर में 2.07%, ग्राउंड वाटर में 0.68%, ये हो गया ग्राउंड वाटर में। अब बात करते हैं लेक्स में। लेक्स में कितना वाटर है, लेक्स है 0.01। लेक्स के बाद में क्या आएगा, ग्राउंड वाटर आ गया, फिर आएगा सोइल मॉइस्चर। सोइल मॉइस्चर में कितना वाटर होता है 0.005। सोइल मॉइस्चर के बाद में आएगा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इसमें आएगा 0.001%, सभी में परसेंट आता जाएगा। एटमॉस्फेयर के बाद में आएगा कनाल और स्ट्रीम, इनमें आएगा 0.301%। और विद इन लाइफ यहां पे आएगा 0.404%। ये हो गया वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। वर्ल्ड में वाटर कहां पे है, किस फॉर्म में कितना है, ये हो गया हमें फ्रेश वाटर के सोर्स। लेकिन फ्रेश वाटर में ये नहीं आएगा, ये आ गया सलाइन वाटर में। ये हो गया वर्ल्ड का वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कि हमारे अर्थ पे कितना वाटर कहां पे किस प्रकार है। अब बात करते हैं हम सी फ्लोर की। वेरियस रिलीफ फीचर ऑफ ओशियन। ओशियन का हम बात करें कि हम महासागर कितने हैं अपने वर्ल्ड में, वो एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि उनकी बाउंड्री को डिमार्केट नहीं कर सकते। कौन सी बाउंड्री किस महासागर से कैसे जुड़ी हुई है। सबसे पहले हम बात कर रहे थे ओशियन के रिलीफ फीचर के बारे में। रिलीफ फीचर्स ऑफ ओशियन फ्लोर। मुख्यतः ओशियन को 5 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ये कौन कौन से हैं, इनको डिमार्क करना थोड़ा मुश्किल है। फर्स्ट हमारा ओशियन है, सबसे बड़ा ओशियन पैसिफिक ओशियन। सेकंड नंबर पे आता है अटलांटिक ओशियन। थर्ड पे आता है हमारा इंडियन ओशियन। फोर्थ पे आता है आर्कटिक ओशियन। और फिफ्थ पे आता है साउथर्न ओशियन। हमने पृथ्वी पे जितने भी ओशियन होते हैं उनको 5 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। इन्हीं के अंदर ही वैसे वेरियस प्रकार के रिलीफ फीचर मिलते हैं, उन्हीं के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि वो किस प्रकार से हमें मिलते हैं। जनरली जो ओशियन होता है इनकी डेप्थ कितनी होती है
3 से 6 किलोमीटर के बीच में होती है। सारा ओशियन फ्लोर इन्हीं के बीच में होता है। और इनमें कई प्रकार की अलग अलग प्रकार की जो रिलीफ फीचर मिलती है वो किस कारण होती है? वो वोल्केनो इरप्शन के कारण, अर्थ मूवमेंट के कारण, जो एक स्थान पे ऐसे हिल जाते हैं, अर्थ में मूवमेंट आती है, उनके कारण जो सी के फ्लोर होता है उसमें कुछ चेंज आ जाता है। उसकी तले में कुछ उठाव हो जाता है, कुछ चट्टाने, कुछ माउंटेन जैसा बनता है। वो सभी के का मुख्य कारण है या तो वोल्केनिक इरप्शन या अर्थ मूवमेंट। इन दो कारणों के कारण इनके कई प्रकार के रिलीफ फीचर बनते हैं। हम मुख्यतः इसके रिलीफ फीचर को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। डिवीजन ऑफ ओशियन सी फ्लोर। डिवीजन ऑफ ओशियन सी फ्लोर। इसको मुख्यतः 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक तो है इसका मेजर डिवीजन और दूसरा है माइनर डिवीजन। फर्स्ट तो इसका डिवाइड कर रखा है मेजर में, मेजर डिवीजन, और सेकंड है माइनर डिवीजन, माइनर डिवीजन। एक स्टूडेंट बोल रहा था कि मेरे को माइनर समझ में नहीं आया और एक स्टूडेंट बोल रहा था कि मेरे को मेजर नहीं आया। तो हम एक एक करके इन दोनों रिलीफ फीचर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मेजर डिवीजन में, मेजर रिलीफ फीचर में कौन कौन से इसके टाइप आते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। मेजर रिलीफ फीचर। फर्स्ट इसमें आएगा कॉन्टिनेंट शेल्फ। जनरली कॉन्टिनेंट शेल्फ क्या होता है, इसको आप बिल्कुल नॉर्मल भाषा में समझिए, कोई माइंड पर स्ट्रेस नहीं देना। कि जो कॉन्टिनेंट का आगे का भाग बढ़ा हुआ होता है ये कॉन्टिनेंट, और कॉन्टिनेंट जब ओशियन से मिलता है तो धीरे धीरे कई स्थानों पे ऐसे मिलता है और ऐसे मिलता है, ऐसे आगे जाता है, फिर आगे जाके ओशियन और गहरा होना स्टार्ट हो जाता है। यहां से ओशियन ऐसे, ये ओशियन के द्वारा कब्जा किया हुआ एरिया है, ये आगे ये क्या होगा, एक्सटेंडेड एरिया ऑफ कॉन्टिनेंट लैंड occupied by ocean, shallow seas and gulf, occupied by shallow seas and gulf water। जो गल्फ के द्वारा ऑक्युपाइड किया गया एरिया हो उसको हम कॉन्टिनेंट शेल्फ बोलते हैं। ये इसमें कॉन्टिनेंट का आगे का पार्ट हो गया जो इसमें कुछ आगे बढ़ा हुआ है। इसका ग्रेडियंट कितना होगा, यहां से इसमें कितना बदलाव आया, लगभग 1 डिग्री का, मैंने थोड़ा ज्यादा दे रखा है। इसमें 1 डिग्री या इससे भी कम ग्रेडियंट एंगल इसका 1 डिग्री या इससे भी कम होगा, ये होगा कॉन्टिनेंट शेल्फ। इसकी डेप्थ कितनी होगी, इसकी डेप्थ होगी 30 मीटर से लेके और ये करीबन 200 या 600 मीटर तक डेप्थ हो सकते हैं इसकी। मीन इस तरह का स्लोप इतनी गहराई तक हो सकता है। और इसकी चौड़ाई कितनी होगी, इसकी चौड़ाई भी मीन इसकी विड्थ कितनी होगी ये भी कोई निश्चित नहीं है, ये भी इसके कोस्टल एरिया के अकॉर्डिंग घटती बढ़ती रहती है। कई एरिया पे 80 किलोमीटर मिलेगी, इससे कम भी हो सकती है, लेकिन कई एरियो में ये 1500 किलोमीटर तक भी फैल जाती है। ये होगी इसकी विड्थ। इसकी विड्थ के बारे में जान लिया, डेप्थ के बारे में जान लिया, ग्रेडियंट एंगल के बारे में जान लिया। अब ये कहां पे ज्यादा फैली हुई मिलेगी,
कॉन्टिनेंट शेल्फ। जहां पे इसके कोस्टल एरिया में माउंटेन होगा वहां पे ये पतली मिलेगी, और जहां पे कोस्टल एरिया पे प्लेन एरिया मिलेगा उसके साथ वाले यहाँ पे अगर माउंटेन हुई तो ये बिल्कुल ऐसे होगी, गहरी हो जाएगी। अगर यहाँ पे प्लेन एरिया हुआ तो ये बिल्कुल ज्यादा एरिया में फैली हुई होंगी। जैसे कि चिल्ली में ये बिल्कुल संकरी है, और आर्कटिक ओशियन है वहां पे इनकी जो विड्थ है 1500 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये हो गया हमारा कॉन्टिनेंट शेल्फ। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो एक बार आपको इसको अच्छे से बुक में से पढ़ लें, फिर आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। यही इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं, यही मैंने बार बार रिपीट कर दी। कॉन्टिनेंट शेल्फ के बाद में आएगा कॉन्टिनेंट स्लोप। इसका सेकंड पार्ट आएगा कॉन्टिनेंट स्लोप। कॉन्टिनेंट स्लोप क्या होता है? जो कॉन्टिनेंट शेल्फ को और आगे के सी प्लेन को कनेक्ट करे वो कॉन्टिनेंट स्लोप होता है। जैसे ये हमारा कॉन्टिनेंट आ गया, कॉन्टिनेंट के बाद में ये कॉन्टिनेंट शेल्फ आ गया, कॉन्टिनेंट शेल्फ ऐसे चलता है। इसके बाद में जो अचानक से तिरव मोड़ आएगा और इसका ये आगे सी फ्लोर आ गया, ये क्या हो गया हमारा कॉन्टिनेंट शेल्फ। कॉन्टिनेंट शेल्फ ये डीप सी प्लेन भी बोल सकते हैं इसको। ये जो इतना एंगल आ जाएगा इसको बोलेंगे कॉन्टिनेंट स्लोप। इसका ग्रेडियंट एंगल कितना होगा? ग्रेडियंट एंगल 2 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में होगा। ये कॉन्टिनेंट शेल्फ और डीप सी प्लेन को मिलाएगा। इसके बारे में आप इतना ही है, और इसको आप बुक से अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, ये आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। और इसकी जो डेप्थ होती है वो होती है 200 मीटर से 3000 मीटर के बीच में, ये इतनी डेप्थ तक हमें मिलते हैं। इसके बाद में हमारा इसका थर्ड टाइप आएगा, वो आएगा डीप सी प्लेन। डीप सी प्लेन, इसके बाद इसको थोड़ा हम रफ कर लेंगे एक बार। डीप सी प्लेन ओशियन के अंदर भी एक बहुत ही स्मूथ और रीजन होता है, जहां पे कोई वो बिल्कुल प्लेन होता है, कोई भी वहां पे माउंटेन वगैरह कुछ भी नहीं होता। इसको बोलते हैं डीप सी प्लेन। ये बीच का फ्लैट इसका बेस होता है, और इसकी जो डेप्थ होती है 300 मीटर से 600 मीटर के बीच में इसकी डेप्थ होती है। ये बिल्कुल एक स्मूथ रीजन होता है। इसके बाद में हमारा फोर्थ मेजर रिलीफ फीचर में से जो फोर्थ टाइप है वो आएगा डीप्स एंड ट्रेंचेस। मीन इस बॉटम एरिया में क्या होगा कि इसके सराउंडिंग एरिया से कुछ गहरी हमें इस प्रकार की घाटियां सी मिलेंगी, जिनको डीप्स और ट्रेंचेस बोलते हैं। सराउंडिंग एरिया से ये कुछ हमें ज्यादा गहराई पे मिलेगी। पैसिफिक ओशियन में सबसे अधिक ट्रेंचेस है, हमारे इंडियन ओशियन में भी वैसे तो ट्रेंचेस है, लेकिन पैसिफिक ओशियन है वहां पे सबसे ज्यादा हमें ट्रेंचेस मिलती हैं। ये सराउंडिंग एरिया से कुछ ज्यादा गहरी होती हैं। वर्ल्ड की जो सबसे गहरी ट्रेंच है वो है मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच जिसकी डेप्थ 11,1300 मीटर है। ओके स्टूडेंट, हमने मेजर रिलीफ फीचर के बारे में पढ़ लिया है। अब मैं इसका एक और वीडियो बनाऊंगा जो माइनर रिलीफ फीचर के बारे में होगा। जिसको अगर ये समझ में नहीं आया है तो ये वीडियो देख ले,
अगर माइनर समझ में नहीं आया वो नेक्स्ट वीडियो देख सकता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।